वो ये कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन से ट्रीट किया जाए अल्काइल हेलाइड को तो उससे दोबारा अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोक्साइड आयन से ट्रीट करेंगे तो ईथर बनेगा, और कार्बोक्सिलेट आयन से करेंगे तो एस्टर बनेगा। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड आयन से करेंगे तो थायोल बनेगा, और साइनाइड आयन से करेंगे तो अल्काइल साइनाइड, और एजाइड आयन से करेंगे तो अल्काइल एजाइड, और आयोडाइड आयन से करेंगे तो अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। राइट, तो अल्काइल आयोडाइड इसलिए बनेगा कि जैसे आपने पढ़ा है कि आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन हैलोजेंस में से। राइट, और इसलिए अगर कोई और हैलोजन लगा हुआ होगा तो ये उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन होकर आयोडीन का हो जाएगा। ठीक है, ये हमने नंबर्स पढ़े थे कि इट इज़ several times more reactive alkyl iodides as compared to alkyl bromides, and 50 to 100 times more reactive than alkyl chlorides, right? और alkyl fluorides तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है, उनका तो डिस्कस करना। ऑलराइट, फिर उसके बाद लेट्स गेट बैक टू पेज 215 215 मैकेनिज्म 6.1 जो दिया हुआ है SN2 मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हमने कर लिया था, और हमने इसमें कहा था कि एक ही रेट डिटर्मिनिंग पहला जो स्टेप है वो उसके अंदर फिर एक ट्रांजिशन, एक स्टेट बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। एक तरफ से जो न्यूक्लियोफिलिक आयन है वो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक कर रहा है। एक वक्त बीच में ऐसा आता है कि उसका आधा बॉन्ड उस कार्बन का पार्शली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का, क्योंकि उसका हैलोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर एक तरफ उस कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, पार्शियल बॉन्ड बना हुआ है न्यूक्लियोफाइल से जो अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ हैलोजन से जो कि लीविंग ग्रुप है, तो वो वक्त के जिसमें आधा सा बॉन्ड है हाइड्रोक्सिल के साथ और आधा सा बॉन्ड है हैलोजन के साथ, दोनों के साथ आधा आधा बॉन्ड है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये बहुत हाई एनर्जी कम्प्लेक्स है, इतना हाई एनर्जी कम्प्लेक्स है कि इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। वी जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट। हम कह रहे हैं कि एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे हैं, कि एक तरफ से वो हैलोजन एक तरफ से वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ से हैलोजन लीव कर रहा है। राइट, ये कि कार्बन एटम है, उसके ऊपर एक तरफ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, साथ साथ जो जो न्यूक्लियोफाइल करीब आता जा रहा है लीविंग ग्रुप दूर होता जा रहा है, जो कि हैलोजन है। राइट, तो क्या हो रहा है, पहले अगर हम कहें कि पहला स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, राइट, और उसका बॉन्ड बन गया पूरा और हैलोजन भी साथ लगा हुआ है, तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो गए। तो ऐसा तो नहीं होगा, इसका मतलब है कि 5 बॉन्ड तो नहीं है। तो फिर ये ऑप्शन रह जाता है कि पहले हैलोजन चला जाए और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। ऐसा भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बीच में कार्बोकैटायन बना होता, कार्बोकैटायन नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं SN2 मैकेनिज्म में, कि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से लीविंग ग्रुप जा रहा है। इससे स्टीरियोकेमिस्ट्री की इन्वर्जन हो रही है, और बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसमें एक ही वक्त में वो जो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो उसका कुछ आधा सा बॉन्ड बना हुआ है हैलोजन के साथ और आधा सा बॉन्ड बना हुआ है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ, लीविंग ग्रुप और इनकमिंग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों के साथ बना हुआ है। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। बहुत हाई एनर्जी कम्प्लेक्स है, इतना हाई एनर्जी कम्प्लेक्स है कि इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इसको कंट्रास्ट कीजिए इंटरमीडिएट्स के साथ। वो जो कार्बोकैटायन था ना, टर्शियरी कार्बोकैटायन, वो भी अनस्टेबल होता है, लेकिन इतना बहरहाल स्टेबल होता है कि उसको आइसोलेट किया जा सकता है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इट्स जस्ट it's a thing that is up here in our mind. अगर आप ये फिगर 6.1 देखिए, इसमें उन्होंने जो डायग्राम बनाई हुई है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, और सॉरी वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, पहले रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, आखिर में प्रोडक्ट्स हैं, और बीच में जो हाईएस्ट एनर्जी पीक है वो ट्रांजिशन स्टेट की है। आप फॉलो कर रहे हैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ? ये yes. तो फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली बात भी समझ में आ गई कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो रही है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, क्योंकि जिस तरफ बॉन्डेड है ऑलरेडी हैलोजन, उसी तरफ तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकेगा ना, उसकी दूसरी तरफ से करेगा कार्बन के ऊपर, इसलिए इन्वर्जन हो रही है। ऑलराइट, तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो कि पहले हमने देखी हुई थी। Let's start today's discussion from page 217, सफ़ा नंबर 217।
और वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 6.4 स्टेरिक इफेक्ट्स एंड SN2 रिएक्शन रेट्स। रिएक्शन रेट्स के ऊपर किन चीज़ों का इफेक्ट होता है, उनमें से एक इफेक्ट है जिसे कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। एंड स्टेरिक सिंपली ये कि स्पेस के अंदर कोई चीज़ है जो कि ब्लॉक कर रही है किसी चीज़ को, कोई बल्की ग्रुप है जिसने स्पेस घेरी भी है, राइट। अब वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करना है ना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। अगर वो कार्बन को किसी बहुत ही भारी सा ग्रुप है उसने घेरा हुआ है और एक्सेस ही नहीं हो रहा न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बन पे, तो रिएक्शन कैसे होगा, मतलब समथिंग लाइक दैट। अभी हम वी आर जस्ट लाइक ए क्रूड एनालॉजी, अब जो जाते हैं आगे जाके देखते हैं। So there are very large differences in the rates. So I'm in page on page 217 in section 6.4. There are very large differences in the rates at which the various kinds of alkyl halides, methyl, primary, secondary और tertiary undergo nucleophilic substitution. ठीक है, तो यानी जो rates हैं उनके अंदर फ़र्क है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अगर मेथिल अल्काइल हैलाइड होगा या प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, तो देयर वुड बी अ डिफरेंस। तो सबसे पहले उसने ये अल्काइल ब्रोमाइड का लिखा हुआ है, लिथियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, अल्काइल आयोडाइड बन रहा है और लिथियम ब्रोमाइड बन रहा है। अब वो ये कह रहा है कि अल्काइल ब्रोमाइड्स का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है ये वो डिपेंड बाय फैक्टर ऑफ ओवर 10 to the 6। 10 to the 6 का क्या मतलब है, 1 मिलियन टाइम्स, राइट। यानी अगर ये टर्शरी मेथिल ब्रोमाइड है, ऑलराइट, ये बिल्कुल अनरिएक्टिव है, और मेथिल ब्रोमाइड है तो दैट इज़ लाइक 10 to the 6 टाइम्स, यानी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड टाइम्स उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या चक्कर है, ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ऐसे बनेगा ना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और इन सब कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन आगे अगर मैं लगाऊं, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एग्रीड? Yes. ऑलराइट। Yes, sir. अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि इस कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, दिस कार्बन ऑन दिस कार्बन न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, और जो जो वो करीब आता जाएगा साथ साथ ब्रोमीन जाता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा ब्रोमाइड आयन, राइट। तो लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको जगह नजर आ रही है जहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल, जाहिर यहाँ से तो अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो हैलोजन है ना, दूसरी साइड से अटैक करेगा, हैलोजन की अपोजिट साइड से। तो अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के सेंस में टेट्राहेड्रल ड्रॉ करें तो वो फिर आप भी देखिएगा उससे अपोजिट साइड से उसने अटैक करना है। लेकिन ब्रोमीन के अलावा जो बाकी सारी जगह दे आर प्रिटी ऑक्यूपाइड, राइट, फिर जगह ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए, बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप इज अ बल्की ग्रुप, राइट। चूंकि बल्की ग्रुप्स लगे हुए उसके पास अटैक करने की जगह ही नहीं है। अगर इसकी जगह पर मैं इसको एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना दूं तो वो कैसा होगा, मतलब ये है कि एक मेथिल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन आ जाए ना, राइट। समझे, नीचे वाले को मैं हटा देता हूँ, ये मेथिल ग्रुप नीचे वाला हटा दिया, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आ गया, ऑलराइट। देखिए अब एक तरफ से जगह तो है ना, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी जगह ऑक्यूपाइड है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा लेकिन बहुत ही कम रेट होगा, यानी बहुत ही कम रेट होगा इस रिएक्शन का। पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, जगह थी नहीं बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने की। यहाँ से जगह है लेकिन बहुत थोड़ी है, बहुत स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर इसकी जगह पे मैं एक ये ग्रुप भी हटा दूं, मेथिल ग्रुप एक और इधर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, अब ये कैसा बन गया, इसको क्या कहेंगे, ये टर्शियरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, मेथिल है? Primary. Primary. प्राइमरी है ना, क्योंकि ये जो कार्बन जिसका हेलोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है इसका एक और कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये प्राइमरी है। तो अब इसके पास, अब न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए ये वाली जगह भी है और ये वाली जगह भी है, राइट। तो अब इसलिए अब आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा,
1350 टाइम्स ज्यादा रेट हो जाएगा बनिस्बत सेकेंडरी के। ऑलराइट, 1350 टाइम्स। अब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अगर वो रिएक्शन होना था 1350 मिनट में तो ये 1 मिनट में हो जाएगा। समझ आ रही है? तो फर्क पड़ जाता है एक अल्काइल ग्रुप हटाने से। और अगर इसकी जगह पर मैं ये वाला मिथाइल ग्रुप भी हटा दूं और इधर भी हाइड्रोजन लगा दूं, तो अब इसको क्या कहेंगे? टर्शियरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है? सर नन है। हाँ, नहीं प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, टर्शियरी भी नहीं है, कार्बन भी साथ नहीं लगा हुआ, तो इसे कहेंगे हम मिथाइल। हाँ, मेथिल ग्रुप है। अब जब मेथिल ग्रुप है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 221,000 टाइम्स ज्यादा है बनिस्बत सेकेंडरी के। ऑलराइट, तो अगर सेकेंडरी का यानी कितना बड़ा फर्क है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड टाइम्स का फर्क है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो वजह समझ में आ रही है आपको क्यों रेट ऑफ रिएक्शन में इतना बड़ा फर्क है इन सब में? जगह है ना, अल्काइल ग्रुप कहीं से भी अटैक कर, न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो बल्कि ग्रुप्स आके क्राउड कर लेते हैं और क्राउडिंग हो जाती है और उसको जगह ही नहीं मिलती, कहाँ से मैं जाऊँ? वो कार्बन के ऊपर मैंने अटैक करना है, कार्बन कहाँ है? कार्बन कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही, कार्बन है ही नहीं, है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही मुझे तो। वो मिथाइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, वो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ही नहीं, वो ढूंढ ढूंढ के वापस चला जाता है। तो बट लेकिन अब वो एक हटा, एक अल्काइल ग्रुप हटा, थोड़ी सी जगह बनी, दूसरा हटा और जगह बनी, तीसरा हटा और जगह बन गई, अब वो कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, अब रिएक्शन होगा। राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज and directly rather it's like it depends on कितनी जगह है उसके पास। राइट, तो जो अगर अल्काइल ग्रुप बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल मेथिल ग्रुप है, सर हर तरफ हाइड्रोजन है, खाली जगह है, तो यू नो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड टाइम्स ज्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसे हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो वो हम कहेंगे वो जो ग्रुप थे ना, बल्कि ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप थे, वो रिएक्शन को रोक रहे हैं, वो रिएक्शन को रोक रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं। हिंडर, हिंड्रेंस इंग्लिश में कहते हैं रोकने को। राइट, रुकावट को हिंड्रेंस कहते हैं, हिंडर। तो और स्टेरिक का मतलब होता है कोई चीज स्पेस में हो रही है। तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप, जैसे टर्शियरी ग्रुप है, बड़ा है ना, क्योंकि टर्शियरी क्या मतलब है? एक कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं और तीनों कार्बन के साथ आगे हाइड्रोजन होंगे, तो ये बल्कि ग्रुप है। तो जितना बल्कि ग्रुप होता जाएगा वो स्पेस में जगह घेरेगा, और वो जो कार्बन है जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना, उसको प्रोटेक्ट कर लेगा इन अ वे। तो हम इसे कहते हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्पेस में रुकावट उसने खड़ी कर दी है बल्कि ग्रुप ने। ये समझ में आया आपको कि अल्काइल में हेलाइड्स का रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्यों टर्शियरी का सबसे स्लो होता है? यस सर। Yes, sir. सर Alright, यस सर। good. Yes, sir. तो ये इधर अगले पेज पे ना 218 पे आप आइए, तो ये उसने बताया भी हुआ है। यही जो कुछ मैं बता रहा था लिखा हुआ है। The very large rate differences between methyl, ethyl, isopropyl and tertiary butyl bromides reflect the steric hindrance each offers to nucleophilic attack। ठीक है, तो ये steric hindrance का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, या पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ना है आप लोगों ने। ऑलराइट, मैं अभी पढ़ इसलिए नहीं रहा कि जो कुछ इधर लिखा हुआ यही मैं बता रहा था आपको। ये प्रॉब्लम 6.7 है। लेट्स से आपसे मैं पूछूं अगर, ऑलराइट, ये इसका बी पार्ट कोई सॉल्व करके बताए। 1 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन, लेट्स डू इट टुगेदर। 1 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन, ये प्रॉब्लम 6.7 पार्ट बी में कर रहा हूँ। ऑलराइट, 1 ब्रोमोपेंटेन, दिस इज पेंटेन, दिस इज 1 ब्रोमोपेंटेन, और दूसरा है 3 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 ब्रोमो। ऑलराइट, तो ये पूछ रहा है कि 1 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन में से किसका सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म ज्यादा स्पीड से होगा? तो आसान सी बात है, बताइए। 1 का सर। 1 का आसानी से होगा, क्योंकि उसके एक तरफ ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। राइट, प्राइमरी कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है आगे, और इसके साथ वाले जो कार्बन के साथ वाले जो कार्बन हैं दोनों में CH2 लगा हुआ है, तो उधर ज्यादा क्राउडिंग है, इधर कम क्राउडिंग है। तो प्राइमरी का
रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, राइट। तो खाली ये रट्टा ना मारें आप लोग प्लीज़, अच्छा रट्टा ना मारें कि और टर्शरी का सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा सेकेंडरी का होता है, उससे टर्शरी का प्राइमरी का होता है, ये रट्टा ना मारें, समझें स्टेरिक हिंड्रेंस को, समझें कि वो उसमें ग्रुप ज़्यादा हैं तो वो इस वजह से। ऑलराइट, इस प्रॉब्लम के बाकी पार्ट्स आप खुद ही कर लीजिएगा। इसके नीचे अब वो लिख रहा है एल्काइल ग्रुप्स एट द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक आल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अच्छा, ओनली सिर्फ ये जो कार्बन एटम है ना, जो कि अल्फा कार्बन जिसे कहते हैं, अल्फा कार्बन उसको कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लगी हुई हो, राइट। तो ये वाली जो कार्बन है, सिर्फ इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है वही मैटर नहीं करती। अगर इसके साथ वाले बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वो भी अफेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो सिर्फ वही कार्बन नहीं जो कि हैलोजन के, बल्कि उससे अगला कार्बन भी अगर बहुत ज़्यादा वो है सब्स्टिट्यूटेड है, तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। So taking ethyl bromide as the standard and successively replacing its C2 hydrogens by methyl groups, we see that each methyl group decreases the rate of displacement of bromide by iodide. When C2 is completely substituted by methyl group, as it is in neopentyl bromide, we see the unusual case of a primary alkyl halide that is practically inert to substitution by the SN2 mechanism because of steric hindrance. ये देखिए, क्या था, SN2 ethyl bromide CH3 CH2Br। ऑलराइट, अब ये देखिए, ये है ना एथिल ब्रोमाइड। अब इसका ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसका तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होगा, राइट। अच्छा, अगर हम ऐसे करें कि ये जो वाला साथ वाला कार्बन है, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन शुरू कर दें, राइट, इसे सेकेंडरी या टर्शरी कर दें, इसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे, मेथिल लगा देंगे, ये सेकेंडरी हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी हटा देंगे, एक और मेथिल लगा देंगे, ये टर्शरी हो जाएगा। ऑफ कोर्स इससे रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम पॉइंट कह रहे हैं वो ये कि सिर्फ ये वाला कार्बन नहीं, बल्कि इससे अगला कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन से भी फर्क पड़ता है, ऑलराइट। सिर्फ ये वाला कार्बन नहीं, बल्कि इससे अगले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन से भी फर्क पड़ता है। तो अगर हम ये जो इसके 3 हाइड्रोजन्स हैं, इनमें से एक हटा दें, 2 रहने दें और एक अल्काइल ग्रुप लगा दें, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम हो जाएगा। और अगर इसके तीनों हाइड्रोजन्स हटा दें और इसकी जगह पे 3 मेथिल ग्रुप्स लगा दें, तो बताइए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी या टर्शियरी? टर्शरी। सोच के बताएं। सेकेंडरी। प्राइमरी है। प्राइमरी है सर, प्राइमरी है। प्राइमरी है ना, क्योंकि वो कार्बन जिसका हैलोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है वो प्राइमरी है कार्बन। हफ्सा क्लियर हो गया? यस सर। प्राइमरी है ना। अच्छा, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का रेट ऑफ रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज्म ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है सर। बहुत ज्यादा होता है। सर ज्यादा होता है। लेकिन अगरचे ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन इसके साथ अगला जो कार्बन है वो इतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी, ये भी प्रैक्टिकली नॉन रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो हम पॉइंट ये कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ऑन द इमीडिएट द अल्फा कार्बन, द कार्बन अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप, बट आल्सो द कार्बन आफ्टर इट, the degree of substitution of that carbon also affects the rate of reaction। तो अगर अगला कार्बन हाईली सब्स्टिट्यूटेड है तो उसकी वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट? यस सर। यस सर। गुड। Let's move to section 6.5, nucleophiles and nucleophilicity. The Lewis, give me a minute, एक मेरा लेक्चर है 10 बजे, मुझे काइंडली मुझे कॉल लेने दीजिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम।
वो मेरा जो लेक्चर था जिसकी वजह से आप लोगों के लेक्चर के टाइम ऊपर नीचे किया, वो उनकी तरफ से कॉल आई थी कि उन्होंने मुझे लिंक भेजा, आई हैड टू टेक इट, सॉरी। अच्छा दूसरे सेक्शन जो आज हम पढ़ेंगे वो न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। अच्छा ये प्लीज़ ज़रा सुनिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा। The Lewis base that acts as the nucleophile often is but need not always be an anion। तो ये जो अटैक कर रहा होता है न्यूक्लियोफाइल, ये चाहे हाइड्रोक्साइड आयन, देखिए ना हमने क्या कहा था, मेटल आयन्स हैं, राइट, आयन्स है ना। तो हमने कहा था क्यों आयन होना उसका ज़रूरी है, क्योंकि ये अटैक कर रहा है एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, राइट। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, तो जो चीज़ अटैक कर रही है उसको नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, यानी एन आयन होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एन आयन हो, ज़रूरी नहीं है। As long as कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर रही है, that could act as a nucleophile। Of course अगर नेगेटिवली चार्ज है, एनाइन है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से होगा। लेकिन neutral Lewis bases such as amines, phosphines and sulfides can also serve as nucleophiles। amines क्यों कर सकती हैं serve as nucleophiles? क्यों? हाँ ना, बिल्कुल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये तीनों में देखें, इन तीनों में लोन पेयर्स हैं, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन के पास। और जैसे अब ये टर्शरी अमीन का केस देखिए, ये एक N है जिसके पास एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का और 3 अल्काइल ग्रुप्स बने हुए हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं, राइट। तो अगरचे इसके ऊपर आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें इस नाइट्रोजन के ऊपर, बताइए फॉर्मल चार्ज क्या है इस नाइट्रोजन पे? नो चार्ज सर। नो चार्ज कैसे कैलकुलेट किया उसामा? सर वैलेंस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड्स प्लस 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 - 5 0। 5 - 5 0, ठीक है। तो कोई ये एनाइन नहीं है, राइट, एनाइन नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके बावजूद ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकता है। देन यू थिंक अबाउट कि कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो है कि आपके थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको समझ में आए हुए हो, तो आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। या तो एनाइन हो, अगर एनाइनिक नहीं है तो फिर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रिच एटम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बेसिक एटम, जिस तरह इस केस में नाइट्रोजन है। तो ये डाईमेथाइल सल्फाइड का रिएक्शन दिया हुआ है मेथिल आयोडाइड के साथ। सल्फर अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मेथिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, आयोडीन लीव कर जाता है, लीविंग ग्रुप, और ट्राई मेथिल सल्फोनियम आयोडाइड बन जाता है। Other common examples of substitutions involve neutral nucleophiles including solvolysis reactions। ये solvolysis reaction क्या होते हैं? Substitution where, ये definition है, alright, solvolysis की, substitutions where the nucleophile is the solvent in which the reaction is carried out। ठीक है, यानी वो जो solvent जिसके अंदर reaction हो रहा है वही nucleophile है। Solvolysis in water, जिसे hydrolysis कहते हैं, converts an alkyl halide to an alcohol। तो RX plus 2H2O ROH hydronium ion halide ion। मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप लोगों ने पीछे किया हुआ है, लेकिन वैसे ये देख लीजिए उसने मैकेनिज्म दिया हुआ है। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा, ये इनमें कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में, जिस तरह पहले हमने पढ़े हुए हैं इसी तरह से ही है। ऑलराइट, पेज 220 पे तीसरे पैराग्राफ में आ जाएं, अगर किसी को हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। तीसरा पैराग्राफ पेज 220। Because attack by the nucleophile is the rate determining step of the SN2 mechanism, the rate of substitution varies from nucleophile to nucleophile। Alright, अभी अगला पॉइंट है, ये ध्यान में रखिए कि वो ये कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। हर वो चीज़ जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को स्लो डाउन करे वो ओवरऑल रिएक्शन को स्लो डाउन करेगी। अच्छा मुझे बताइए हुस्न अहमद, आप बताएं
कि अगर क्या चीज़ है जो न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्या चीज़ है उसको वीक बनाएगी? सर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना वो स्ट्रांग होएगा। जितनी ज्यादा अगर उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसकी वो वीक हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ। थैंक यू वेरी मच। उसामा गफ्फार, यस सर। ये जो कह रही थी आप इससे एग्री करते हैं? यस सर। ऑलराइट, अब मैं 2 मॉलिक्यूल लिखने लगा हूँ, आपने मुझे बताना है इनमें से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। अच्छा, ठीक है सर। उसामा। सर वो नीचे से नजर नहीं आ रहा, नीचे वाली तरफ। सॉरी, अब नजर आ रहा है? सर ये लेफ्ट साइड वाला जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। वो स्ट्रॉन्ग होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो टर्शरी नाइट्रोजन है ना उसकी ज़्यादा है और सेकेंडरी की कम है, राइट? यस। ये बाकी सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। किसी को क्लियर ना हो तो पूछ लें। तो सेकेंडरी अमीन की निस्बत टर्शरी अमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी, लुईस बेस, और यही न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर बेस जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है तो इसी बेस को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, राइट? तो ये टेबल 6.2 नीचे दिए हुए, इसमें रेट्स दिए हुए हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को उसने डिफाइन ऊपर किया है। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट अ लुईस बेस डिस्प्लेसेस अ लीविंग ग्रुप फ्रॉम अ सूटेबल सबस्ट्रेट। जितने तेजी से लीविंग ग्रुप को हटा देता है और खुद आके बॉन्ड बना लेता है। तो ये टेबल 6.2 देखिए, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स, आयोडाइडाइन है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, ठीक है, अल्काइल सल्फाइड, ये देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। क्यों? क्योंकि आयोडाइड है ना, आयोडाइड के ऊपर हमने पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं हम, ठीक है, इसका बहुत तेज रिएक्शन होता है, बार बार इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूर होते हैं न्यूक्लियस से, राइट? बड़ा एटम है ना आयोडीन, न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अच्छा, और नोट कीजिए ये वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल सारे एनाइंस थे, इनमें कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं था, क्योंकि इनके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज है ना किसी एटम पे। फिर गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये देखिए ये भी सारे एनाइंस हैं, ऐसे ही है ना। फिर फेयर न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इनमें से एक अमोनिया है जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अदरवाइज बाकी सारे जो हैं वो फिर एनाइंस हैं, लेकिन अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है। वीक न्यूक्लियोफाइल्स दिए हुए हैं और फिर वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये अब आपको स्ट्रक्चर को देख के थोड़ा थोड़ा अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे ना तो आपको आइडिया होता चला जाएगा कि ये क्यों जो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी में फ़र्क है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा इस ट्रेंड को ज़रा सा देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो ये अब मैं 4th पैराग्राफ ऑन पेज 220, एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज द न्यूक्लियोफिलिक एटम इज द सेम, ठीक है, मतलब अगर वो ऑक्सीजन ही है न्यूक्लियोफाइल तो फिर चीज़ क्या डिटरमिन कर रहा है, द मोर बेसिक द न्यूक्लियोफाइल द मोर रिएक्टिव इट इज, ठीक है, जितना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। एन एल्कोक्साइड आयन इज मोर बेसिक एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अ कार्बोक्सिलेट आयन। इसकी वजह क्या होगी, कौन बताएगा? अल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है? सर क्योंकि उसके अंदर एक मिनट, उसने अहमद आप नहीं बताइए, आप नहीं, कोई और बताए। एनीबडी एल्स? जी कोई और भी बोल रहा था ना, आप खामोश हो गए या हो गई? सर अल्कोहल ऑक्साइड वो जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है इस वजह से क्योंकि उसके पीछे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो उसको डोनेट करता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक आयन है उसमें रेजोनेंस है ना स्ट्रक्चर, उसको फिर बिल्कुल रेजोनेंस है, इस वजह से ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये एक एटम पर नहीं है बल्कि शेयर हो रहा है अक्रॉस 2 ऑक्सीजन्स, राइट?
तो एक ऑक्सीजन पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी नहीं है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नहीं है। इस वजह से चूंकि वो डेंसिटी कम है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो ये फ़र्क समझ में आ गया बाकी सबको? यस सर। ठीक है। तो लेकिन उसने शर्त क्या लगाई थी कि ये आप तब देखेंगे जब न्यूक्लियोफिलिक एटम वही होगा। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से आप कंपैरिजन कर रहे थे, तो पहली बात ये। अच्छा, ये तब भी होल्ड करेगा जब द कनेक्शन बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी होल्ड्स व्हेन कंपेयरिंग एटम्स इन द सेम रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर सेम रो के एटम्स हैं, ठीक है, पीरियड की बात सेम, ठीक है, सेम रोज इन द पीरियोडिक टेबल, एक ही रो के एटम्स हैं, क्यों? क्योंकि उनका साइज सिमिलर होता है, राइट? जब व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप तो फिर साइज चेंज होना शुरू हो जाता है। तो फिर सिर्फ यही नहीं है, फिर और चीज़ें भी देखनी होती हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर इन द सेम रो, इट मीन्स कि जो साइज है वो सेम है। तो फिर भी अगर आपने दो एटम्स को कंपेयर करते हैं तो ये दैट वुड होल्ड। दस हाइड्रोक्सिल इज मोर बेसिक एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक देन फ्लोराइड एंड अमोनिया, देन फ्लोराइड, ठीक है। Hydroxylic is more basic and more nucleophilic than fluoride, and ammonia is more basic and more nucleophilic than water. It does not hold when proceeding down a column in the periodic table. Alright, तो जब एक ही एटम को दूसरे एटम के कंपेयर कर रहे हैं, कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होगा? वो जो ज्यादा बेसिक है वो ज्यादा। इसी तरह विद इन अ पीरियड डिफरेंट एटम्स नहीं है, थैंक यू सर, डिफरेंट एटम्स नहीं है, बट विद इन द सेम रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो उसके अंदर भी जो ज्यादा बेसिक होगा वो। लेकिन व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, इन दैट केस पोलराइजेबिलिटी इन्वॉल्विंग द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग एन एटम और आयन कम्स इनटू प्ले। तो फिर पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर होगा। पोलराइजेबिलिटी हमने पीछे पढ़ा था ना, आयोडाइड की कितनी ज्यादा थी, और इसी वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बड़ा एटम है, न्यूक्लियस से दूर है आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा आसानी से पोलराइज हो सकता है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है ना वो चेंज हो सकती है, तो इसको ज़्यादा आसानी से पोलराइजेबल है। तो जब डाउन द ग्रुप आप आते हैं तो चूंकि एटॉमिक साइज वेरी कर रहा होता है, हर एक मतलब दूसरी रो से तीसरी में गए एक शेल बढ़ गया, तीसरी से चौथी में गए एक शेल और बढ़ गया, चौथी से पांचवी में गए एक शेल और बढ़ गया। जब साइज का फैक्टर आ जाता है तो फिर उसके बाद सिर्फ आप बेसिसिटी नहीं देखेंगे बल्कि आप पोलराइजेबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बट एज लॉन्ग एज द सेम एटम और एटम्स विद इन द सेम रो, उनका कंपैरिजन करें तो द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी द बेसिसिटी। ऑलराइट, एक और फैक्टर उन्होंने पेज 221 पे डिस्कस किया हुआ है और उसके बाद हम ये सिलसिला ख़त्म करते हैं आज का। Another factor, likely the one most responsible for the inverse relationship between basicity and nucleophilicity among the halide ions, is the degree to which the ions are solvated by ion dipole forces of the type illustrated in figure 6.4. Smaller anions, ये जो हमने डिस्कस किया, smaller anions because of their high charge to size ratio are more strongly solvated than larger ones. In order to act as a nucleophile, the halide ion must shed some of the solvent molecules that surround it. Among the halide ions, ion dipole forces are strongest for fluoride, क्योंकि छोटा सा एटम है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, डेंसिटी ज़्यादा है, उसका बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट ना उसके गिर्द आया हुआ होगा, उसके गिर्द आया होगा। लेकिन वो जो आयोडाइड है वो बड़ा है, उसके सॉल्वेंट इतना अच्छी तरह से नहीं आया होगा, क्राउडेड नहीं होगा सॉल्वेंट से। तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करने के लिए ज़रूरी है पहले वो सॉल्वेंट को हटाए और फिर उसके बाद आगे अटैक करे। तो आयोडाइड को सॉल्वेंट ने इतना ज़्यादा घेरा हुआ नहीं होगा, इसलिए वो फ्री होगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आते हुए ये एक फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। The very last point, very last on page 222. When comparing species that have the same nucleophilic atom, a negatively charged nucleophile is more reactive than a neutral one. ठीक है, तो जैसे ही आप अल्कोक्साइड और अल्कोहल का कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है, दोनों के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन सा है अल्कोक्साइड और अल्कोहल में? पेज 222। ऑक्सीजन है, दोनों में ऑक्सीजन है। अल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। हाँ, पार्शियल नेगेटिव। वैसे तो नहीं है ना, मतलब फॉर्मल चार्ज तो कोई नहीं है ना, राइट, कम चार्ज है।
तो जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है तो वो ज़्यादा बेसिक होगा और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। इसी तरह कार्बोक्सिलेट आयन में कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। और कार्बोक्सिलिक एसिड में नो चार्ज, राइट। तो जिसमें कोई चार्ज नहीं है वो इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, जिसमें पूरा एक वन चार्ज है वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ऑलराइट, तो जब भी एक ही न्यूक्लियोफाइल हो, दो अलग स्पीशीज में न्यूक्लियोफिलिक एटम एक ही हो, तो आप पहले ये देखें कि वो न्यूक्लियोफिलिक एटम में अगर किसी एक के ऊपर चार्ज है और दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं है, तो जिसमें चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एटम, तो आप कहेंगे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ऑलराइट, तो हम अपनी आज की इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हों आज के इससे मुताल्लिक तो ज़रूर पूछिए। सर ये जो थर्ड फैक्टर है ये सिर्फ हम तभी यूज कर सकेंगे ना जब हम ना या सेम पीरियड में जैसे हैलाइड्स को कर रहे हैं या जब हम एक एनाइन और न्यूट्रल लुईस बेस को कंपेयर कर रहे होंगे। सेम कॉलम में, सेम पीरियड में नहीं, राइट? अच्छा ठीक। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हुसैन, ऐसे ही ऐसे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने बात की थी रेट डिटर्मिनिंग में कि जो प्राइमरी होता है वो सबसे ज्यादा मतलब उसका रेट होता है उसका सबसे कम होता है, लेकिन आगे चल के आपने वही बात की कि जो टर्शियरी होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ये मैंने कब कहा? ये मैंने कब कहा अभी कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा? ये मैंने कब कहा? ये मैंने नहीं कहा। आप मेरी किसी बात को, मेरा ख्याल है मैं कुछ और कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। प्राइमरी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा अल्काइल हैलाइड। ओके सर, मैं उसको रीड आउट करूंगी एंड देन आई फिगर इट आउट। श्योर। हो सकता है किसी और रिएक्शन की बात हो रही हो, किसी और कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही हो। याद है पिछले चैप्टर्स में जो हम पढ़ रहे थे उसमें और होता था, ये अभी और है। ऑलराइट, यस ठीक है। तो वो और रिएक्शन में हो सकता है, उसमें वो जब SN ये फिर SN1 SN2 का भी फ़र्क है ना, ये भी नोट कीजिए। हम सारी ये जो सारी डिस्कशन है, जो आज की डिस्कशन है, कल की पिछले दिन की डिस्कशन थी, ये सारी SN2 मैकेनिज्म से मुताल्लिक है। ओके सर। ऑलराइट, ओके जी। फिर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोकते हैं और